दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 9th चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 9.3 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 9.3 और इसमें कुल मिलाकर हैं 12 प्रश्न और इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। और यह है पहला प्रश्न। ये आकृति दी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये 60 डिग्रीज का एंगल है, ये 30 डिग्रीज का है और हमने ज्ञात करना है कोण ADC, यानी ये वाला कोण ADC, हमने ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए आप? तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है वृत्त का। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इस वृत्त का केंद्र है। अगर हम कोई चाप लें, जैसे हम ये चाप ले रहे हैं AB, ये चाप, तो ये चाप केंद्र पर कोण बनाता है ये, ठीक है, कोण AOB। और यही चाप जो वृत्त का ये अन्य भाग है, इस पर किसी बिंदु पर ये कोण बनाता है। ठीक है, तो ये चाप केंद्र पर ये कोण बना रहा है और वृत्त पर, यानी जो ये है यहां पर, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब इस तरह से, ठीक, ये ऐसे भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि एक ये केंद्र पर बना कोण है और ये कोण है जो वृत्त पर इस पर बन रहा है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी कि केंद्र पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये 30 है तो ये होगा 60, अगर ये 40 है तो ये 80। सिंपल, ओके। और अगर हमारे पास ये दिया है, मान लो कि 100 है, 100 अंश का कोण है, 100 डिग्रीज का, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये 50 अंश हो जाएगा। समझ गए? वही प्रॉपर्टी, वही गुण यहां पर लगेगा। तो यहां पर अगर आप देखें, अगर आप फोकस करें इस चाप पर, ये जो यहां पर चाप है AC, इस पर अगर आप फोकस करें तो ये केंद्र पर क्या कोण बना रहा है, तो आप अगर देखें तो केंद्र पर कोण है ये, ओके। यहां से यहां तक 60 है और ये 30 है, तो कुल मिलाकर ये कोण है 90 अंश का। तो ये चाप केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है और यही चाप वृत्त पर, ये जो इसकी वृत्त की परिधि है, यहां पर क्या कोण बना रहा है, ये हमने ज्ञात करना है। तो अब आप समझ गए, यहां पे जो मैंने समझाया, ये कोण इसका आधा होगा। तो ये 90 है तो ये होगा क्या, 45 अंश का। समझ गया ना? देख, ये कोण इसका दुगना होना चाहिए। केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो यानी अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, ये फिर 45 होना चाहिए, तभी तो ये इसका दुगना होगा, है ना? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम इसको करेंगे। अब प्रॉपर वे में इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने ज्ञात करना है, मतलब लिख देते हैं कि कोण ADC ये हमने ज्ञात करना है। अच्छा, कोण AOC क्या है ये निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। कोण AOC यानी ये जो चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है, तो आप समझ गए ना, यहां पर ये है 60 प्लस 30 यानी 90 अंश। समझ गए? तो ये 90 अंश है। अब क्योंकि केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण दुगना होता है उसी चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण के। तो ये यहां पर मैंने ये लिख दिया है कि केंद्र पर बना कोण इस पर बने कोण के दुगना होता है ना? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और देखो, प्रॉपर हमको यहां पर लिखना भी है कि ऐसा क्यों मैंने लिखा है। तो यहां पर मैंने ये जो लिखा है, इसका कारण मैंने यहां पर लिख दिया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है।
तो जो मैं आपको समझा रहा था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगुना होता है, तो इसके दुगुना है ये। अब देखो हमने तो ज्ञात ये करना है ना, तो ये हो जाएगा एंगल ए डी सी। क्या होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, एंगल ए ओ सी है ना। एंगल ए ओ सी क्या है, 90 अंश है, और ये आ जाएगा 45 अंश, और ये हमारा आंसर है। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने ये चीज सीखी है। ठीक, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी भाग के बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ओके, देखो यह है एक वृत्त और यहां पर यह इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इस वृत्त में एक जीवा है, तो यह इसकी जीवा, और इस जीवा को ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये जीवा कर क्या रही है, इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है गोल सी, जैसे चूड़ी टाइप की जैसे होती है, ऐसे गोल सी, अगर हम यहां से और यहां से कट कट कर दें तो एक ये टुकड़ा बचेगा और एक ये वाला टुकड़ा बचेगा। ये है लघु चाप और ये है दीर्घ चाप। हमने ज्ञात करना है जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण, यानी ये कोण ज्ञात करना है, और इसी जीवा द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो दीर्घ चाप ये है किसी भी बिंदु पर, ये यहां पे यहां पे यहां पे। ओके, तो इस बिंदु पर ये मान लेते हैं, ये बिंदु कोई, ये कोण हमने ज्ञात करना है। ओके, यहां पर ये सी है और ये डी है। तो एक तरह से हमने कोण ए सी डी, एक तरह से हमने कोण ए सी बी ज्ञात करना है और कोण ए डी बी ज्ञात करना है। समझ गए आप? तो अभी तक ये सिंपल मैंने फिगर बनाया है और क्या पूछा है ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। ओके, तो यहां पर हम बेसिक चीज लिखेंगे कि माना एक जीवा ए बी है और हमने ज्ञात करना है ये कोण और ये कोण। तो इस तरह से हम यहां पे लिखेंगे कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त में एक जीवा ए बी है। C तथा D क्रमशः लघु चाप और दीर्घ चाप पर बिंदु हैं। दिया है, क्या दिया है? देखो ये केंद्र O है और ये दिया है कि जो त्रिज्या है वो जीवा के बराबर है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये त्रिज्या इस जीवा के बराबर ही क्वेश्चन में दिया है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो सारी आपस में बराबर होती हैं। तो बेसिकली दिया है कि ओ ए बराबर ओ बी, ये तो है ही, बराबर ए बी। त्रिज्या और जीवा की लंबाई बराबर है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमने कोण ए सी बी और कोण ए डी बी। ठीक है, तो इसको ब्लू कलर में लिख देते हैं, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। तो अभी तक जो दिया है, जो ज्ञात करना है वो सब मैंने लिख दिया है। अभी तक सब कुछ आसान है। हमने ये और ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो बहुत ही आसान है। यहां पर हम वृत्त के जो गुण हैं उसकी प्रमेय है वो हम यूज करेंगे। तो देखो क्या आप बता सकते हैं कि ये कोण क्या है?
सोचो ये कोण क्या होगा। अगर आप ये कोण ज्ञात पता चल चुका है कि कोण क्या है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर समझ आए तो समझिए। देखो आप त्रिभुज ओ ए बी में देखो, इसमें क्या है कि ये भुजा तीनों भुजाएं बराबर है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। और इसके तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये कोण ये कोण ये कोण 60 अंश के होंगे। खैर हमें केवल इसकी आवश्यकता है, तो ये यहां पर हो गया है 60 अंश का। तो पहली बात तो ये कि ये कोण आ चुका है, हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब देखो वृत्त का एक गुण होता है कि कोई, या तो हम कहें कि कोई चाप या कोई जीवा केंद्र पर जो कोण बनाती है वो कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण के दुगना होता है। कहने का यह मतलब है कि ये केंद्र पर ये कोण बना रहा है और वृत्त पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण इसका दुगना होता है, ये याद रखना आप। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर ये दुगना होगा इससे, तो ये इससे आधा होना चाहिए, यानी अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, ये 30 अंश हो जाएगा। ओके, तो आ गया नहीं। और फिर ये क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे चक्रीय चतुर्भुज का गुण। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त से टच हो रखे हों तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर आप देखें ए सी बी डी को, तो इसके चारों जो शीट्स हैं ये वृत्त से टच हो रखे हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, ये होगा 150, क्योंकि इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। तो अब आपको समझ आया कि ये कोण कैसे निकलेगा भाई, इसको प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये 150 होगा, तभी तो ये 180 आएगा प्लस करके जोड़कर, तो ये कोण आ जाएगा 150 अंश। तो आ गया ये भी और ये भी। अब जो मैंने आपको यहां पर बोला है उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि इस त्रिभुज में, क्योंकि सारी कहानी यहां से शुरू हुई है, तो त्रिभुज ए ओ बी में, इस त्रिभुज में क्या है, देखो यहां पर चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी है, इसीलिए क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं इसीलिए क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, और इससे क्या होगा, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। ओके, अब हम लिखेंगे कि चूंकि, कौन सी बात, देखो किसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, है ना, किसी, या तो ये चाप देख लो या जीवा देख लो, पर ये आधार एक जैसा है ए बी, तो किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त पर अंतरित कोण के दुगना होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि चूंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो देखो यहां पर जो ए बी है, ये ए बी चाप भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो आप ए बी जीवा देख रहे हैं, तो ये ए बी जीवा ऐसे में है और चाप ऐसे में, पर बात एक ही है, दोनों ही ये कोण केंद्र पर अंतरित कर रहे हैं, कोण ए ओ बी। तो केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगना होता है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि कोण ए ओ बी दुगना है किसके, कोण ए डी बी के। ओके, और इससे निकल जाएगा क्या, इसीलिए कोण ए डी बी बराबर क्या होगा, ये दो नीचे जाएगा, कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी क्या है, 60 अंश है, आप देख सकते हैं, और ये हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ चुका है। अब हमने ये ज्ञात करना है, तो यहां पर हम चक्रीय चतुर्भुज का गुण लगाएंगे, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
इसीलिए कोण ये प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए डी बी, यानी ये प्लस ये होगा 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं सम्मुख कोण, इनका योग 180 अंश होता है। अब कोण ACB तो हमने ज्ञात करना है और AD भी हमारे पास ये पहले निकल चुका है ना, ये 30 अंश निकल चुका है। ठीक है, कोण ADB तो ये हो जाएगा कोण ACB बराबर क्या होगा, 30 उधर जाएगा और ये हो जाएगा 150 अंश। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप अपने सामने देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ये इसका फिगर है। हमने ज्ञात करना है कोण OPR। कोण OPR यानी ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो पहले मैं आपको रफली समझा देता हूं यहां पर कैसे करेंगे और फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। यहां पे अगर आप इस त्रिभुज को देखें, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज OPR, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो OP बराबर OR है। क्यों? क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक, अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखें तो इसमें देखो OP बराबर OR है। इससे क्या होगा कि ये त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी दो भुजाएं इसमें बराबर हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण हो जाएगा इससे बराबर, समझ गए? ये कोण हो गए बराबर। चलो ठीक है, अब फोकस करो इस पे। अगर हमें कहीं से ये कोण मिल गया तो आराम से हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब ये कोण कैसे मिलेगा? तो बहुत सिंपल है। देखो यहां पे या तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं सीधे, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम ये चाप देखें, ये वाला चाप, तो ये चाप केंद्र पर ये कोण बना रहा है और फिर वृत्त पर ये कोण बना रहा है, और केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 200 होगा। तो ये 200 अंश है। अब ये अगर 200 है तो इधर वाला कितना होगा? तो 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि पूरा चक्कर 360 का होता है। तो ये हो जाएगा 160 अंश। ये 160 है तो ये और ये आराम से पता चल जाएंगे। मतलब अगर मान लो कि मैं इसको x ले लेता हूं तो ये भी x होगा, और क्या हो जाएगा? x प्लस x प्लस 160 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और ऐसे करके x निकल जाएगा 10 अंश, 10 डिग्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। त्रिभुज POR में इसमें है OP बराबर OR, इसीलिए कोण OPR बराबर कोण ORP, जो मैं कह रहा था ये कोण बराबर हैं। और इसको अगर आपको बहुत आसान करना है तो x मान लिया करो। ये बहुत ही इसको आसान बना देता है लिखने की प्रोसेस, लिखने की प्रक्रिया को। ठीक है, ये हमने बराबर ले लिए हैं। अच्छा, और क्यों बराबर है ये हमने कारण यहां पर लिखना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने यहां पे कारण लिख दिया है। ओके, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर है, इसको हमने x मान लिया है। अब यहां पर देखो, तो ये जो कोण है ये कोण इसका दुगना होगा, लेकिन इस कोण को हम क्या कहेंगे? तो ये कोण देखो 180 अंश से बड़ा है ना। देखो अगर ये भुजा यहां पर सीधी आती तो ये वाला कोण 180 अंश होता। अब क्योंकि ये उससे भी बड़ा है तो इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो ये कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती POR कोण।
प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर, ये कोण होगा इस कोण का दुगना। किस कोण का? कोण पी क्यू आर, यानी ये कोण इस कोण के दुगना होता है। और क्यों ऐसा है ये हम प्रॉपरली लिखेंगे। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ये जो चाप है, इस चाप ने केंद्र पर ये कोण अंतरित किया है और वृत्त के अन्य भाग पर ये कोण अंतरित किया है, तो ये कोण इसका दुगना होता है। ठीक है, तो यहां तक ये सब क्लियर है। और अब हम, क्योंकि ये कोण आ चुका है, तो ये वाला कोण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए कोण पी ओ आर, तो ये कोण क्या होगा? तो ये सिंपल सी बात है, 360 में से हम घटा देंगे क्या? प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर। तो ये कोण पी ओ आर है। देखो पी ओ आर तो है ही, लेकिन जो 180 अंश से छोटा होता है उसको सिंपली पी ओ आर लिखते हैं, और जो 180 अंश से बड़ा होता है उसको हम प्रतिवर्ती लिख देते हैं उसके साथ में, प्रतिवर्ती पी ओ आर। तो ये हो गया है। अच्छा, और ये है 360 अंश माइनस 200 अंश, तो ये हो जाएगा 160 अंश। तो ये कोण आ चुका है, और अब हम वापस फिर इस त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में, तो इस त्रिभुज में ये कोण जो कि x प्लस 160 प्लस x, ये 180 अंश होगा। x प्लस 160 अंश प्लस x, ये है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहां पर हमने x निकालना है, तो जो कि बड़ा आसान है। तो यहां पर हम x और x को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और 160 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20 अंश। ठीक है, 2x 20 अंश है, तो x क्या होगा? 20, ये दो नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 अंश। तो फाइनली हम लिखेंगे कि इसीलिए कोण ओ पी आर, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में, कोण ओ पी आर है ना, ये वाला कोण जो कि x ही हमने माना था, अज्यूम किया था, ये है 10 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हमने ये कोण ज्ञात करना है, कोण बी डी सी। अगर आपको वृत्त के बेसिक नियम पता है, बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, तो आप आराम से 10 सेकंड के अंदर ही ज्ञात कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको यहां पे आराम से समझाऊंगा, फिर प्रॉपर वे में हम लिखेंगे जैसा कि एग्जाम में लिखना होता है। ओके, तो हमारे पास अगर आप देखें तो ये कोण दिया है और ये वाला कोण दिया है। तो इन दोनों कोण की मदद से, इनकी हेल्प से हम ये कोण तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 69 है, ये 31 है, तो इन दोनों को प्लस करके 100 हो गया, और 180 में से फिर 100 हटाए तो 80 बचा, तो ये कोण 80 हो गया। अगर ये 80 है तो ये भी 80 अंश होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये आधार आप देख रहे हैं एक जैसा है, इस पे ये कोण बना है, इसी पे ये कोण बना है, और अगर मैं ये कोण यहां पे बनाता तो वो भी 80 अंश होता। अगर मैं कोण यहां पर ये बनाता, ठीक है ना, तो भी ये भी 80 अंश होता। आप समझ गए? ये है, तो ये कोण 80 अंश है। क्यों? क्योंकि ये 80 है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर, देखो अगर हम इसको देखें तो एक वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 80 है, तो इसलिए ये 80 हुआ। तो अब आप समझ गए कि ये कोण कैसे 80 अंश आया। अब हम प्रॉपर वे में यहां पर लिखेंगे जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे, देखो यहां से हटा देते हैं, सबसे पहले फोकस करेंगे त्रिभुज इस पे, त्रिभुज एबीसी में। तो यहां पर इस त्रिभुज में कोण बी ए सी
प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, क्या होगा इन तीनों को प्लस करके 180 अंश, है ना? ऑब्वियस है बिल्कुल, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण बी ए सी, इसको तो ऐसे ही यहां पर रहने देते हैं। कोण ए बी सी ये है 69 डिग्रीज, 69 अंश, और यह है 31 अंश ए सी बी। और ये हो जाएगा कोण बी ए सी प्लस, ये हम प्लस करेंगे 100 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो कोण बी ए सी ये आ जाएगा 180 माइनस 100 अंश, और ये आ जाएगा 80 अंश। ठीक है, तो ये कोण आ चुका है। और अब हम लिखेंगे कि चूंकि कोण बी डी सी ये बराबर है क्या, कोण बी ए सी के, और ये बराबर क्यों है वो कारण हम यहां पे लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोण बीडीसी बराबर कोण बीएसी, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे इसीलिए कोण बीडीसी बराबर क्या, बीएसी क्या है 80 अंश। और ये हमारा आंसर आ चुका है। और हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें ये आकृति दी है और हमने ज्ञात करना है कोण BAC, BAC ये ज्ञात करना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है अगर आप एक बारी पढ़ेंगे तो इसमें ABCD ये 4 बिंदु हैं और ये इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं, ये कोण यहाँ पर दिए हैं, हमने ये कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो पहले हम यहाँ पे सिंपली हल कर देंगे इसको, बाद में फिर प्रॉपर वे में लिखेंगे फिर, ठीक है, लेकिन पहले रफली सॉल्व कर देना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि एग्जैक्टली हमने लिखना क्या है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो देखो ये ज्ञात करने के लिए अगर आप देखें तो ये एक ही वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो यानी ये कोण एक ही आधार पर ये कोण बना है और इसी आधार पर ये कोण बना है। तो अगर हमें कहीं से ये कोण पता चल जाए, अगर कहीं से हमें ये कोण पता चल जाए तो आराम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण पता कैसे चलेगा, तो देखो ये तो दिया नहीं है तो इसका यूज हम कर नहीं सकते। अगर आप देखें यहां पर इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा और ये आ जाएगा कोण 110 अंश। देखो किसी त्रिभुज में अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो ये एक बहिष्कोण बन जाता है, और ये कोण होता है, अगर हम इस वाले को छोड़ दें तो सामने के जो दो अन्य कोण हैं इनके योग के बराबर। तो यहां पर अगर ये कोण है एंगल, अगर मैं इसको x नाम दूं और इसको y नाम दूं तो ये कोण होगा x प्लस वाई। तो ऐसे ही इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है और ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो क्योंकि 130 है और ये 20 है तो ये 110 होना चाहिए, है ना, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो अब समझ आ गया कि 110 अंश यहां पर क्यों आया। अगर आपको इस अभी भी कष्ट हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, 130 अंश अगर यहां पर ये है तो ये क्या होगा, 180 में से अगर आप घटाते हैं तो ये बचा 50 अंश, और बाकी आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो फिर क्या 50 प्लस 20 प्लस ये वाला जो कोण है इनको प्लस करके इनको प्लस करेंगे तो 180 अंश आना चाहिए, और ये कोण फिर आ जाएगा, इन दोनों को उधर लेके जाओ तो 110 अंश आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। खैर, तो ये 110 अंश है और ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं एक ही वृत्तखंड पर बने कोण ये बराबर होते हैं। तो ये आधार पर जितने भी कोण इस तरफ बनेंगे वृत्त पर वो सभी बराबर होंगे। तो ये और ये बराबर है तो इस वजह से ये भी 110 अंश आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा समझाया है इसको अब हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। ये हमने ज्ञात करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ये लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमने ज्ञात करना है। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं। देखो
इस त्रिभुज से, ठीक है। कहानी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से पहले ये कोण निकलेगा और तब जाके हम ये निकालेंगे। तो त्रिभुज ई डी सी में तो यहां पर ये कोण बराबर होगा दिस प्लस दिस। कोण बीई सी बराबर होगा क्या? कोण ई डी सी प्लस कोण डी सी ई। ओके, यहां पे हम कारण भी लिख देंगे। तो ये हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये है प्रॉपर तरीका इसका लिखने का, ठीक है। तो यानी ये बहिष्कोण इसके जो विपरीत दो आंतरिक कोण है इनके योग के बराबर होता है। तो ये कोण इसके और इसके योग के बराबर है, वही मैंने यहां पर लिखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये कोण क्या है, 130 अंश। ये कोण हमने निकालना है ई डी सी। ये कोण है 20 अंश, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कोण ई डी सी, दूसरी तरफ जाएगा तो 130 माइनस 20, 110 अंश। तो ये आ चुका है 110 अंश, ठीक है। अब ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के, और कारण हम लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि इसलिए कोण बी ए सी बराबर, अब देखो बी डी सी क्या है, बी डी सी वही है अपना जो ई डी सी हमने निकाला था, ई डी सी हमने निकाला था ना, वही अपना बी डी सी है। तो देखो ई डी सी और ये बी डी सी बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बराबर है कोण, मतलब क्या, बी डी सी है अपना 110 अंश, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि कोण बी डी सी बराबर है कोण ई डी सी के, और जो कि अपना 110 अंश है। और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली इसको लिखना किस तरह से है, अच्छी तरह से कैसे लिखना है। तो ऐसे हम लिखेंगे, ओके। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हमारे पास आकृति नहीं दिया है, फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम फिगर बनाएंगे इसका, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि फिर, और ये सब जानकारी दी है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने, चारों जो शीट्स हैं वो वृत्त से टच होते हैं। तो ओके, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते। तो इसके विकर्ण, तो एक तो ये है और एक विकर्ण ये है, ये बिंदु E पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि कोण DBC ये कोण, ये है 70 अंश। कोण BAC 30 अंश है, कोण BAC ये 30 अंश है। तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। कोण BCD, हमने ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला कोण हमने
ज्ञात करना है। उसके बाद लिखा है कि पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो, यदि ए बी बराबर बी सी हो, यानी यदि ये और ये बराबर हो, तो कोण ई सी डी ज्ञात कीजिए। ई सी डी यानी ये वाला कोण भी हमने ज्ञात करना है, इधर वाला। तो खैर इस वाले हिस्से पे हम बाद में आएंगे, पहले फोकस करते हैं इस पे। ठीक है, हमने ये ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने कहा कि इस वाले पे बाद में आएंगे। अब कोण BCD कैसे निकलेगा, तो पहले यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं रफली, फिर लिखना शुरू करेंगे। ये कैसे ज्ञात करें, देखो हमारे पास ये दिया है, ये दिया है। ओके, तो ये कोण हमने ज्ञात करना है। अब ये कोण ज्ञात होगा अगर हमारे पास कहीं से अगर हमारे पास ये कोण पूरा मिल जाए तो हम आराम से ये कोण ज्ञात कर सकते हैं। और ये कोण मिलना मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। कैसे, ये 30 है ना, और ये क्या है, ये 70 है। कैसे, देखो अगर हम ये देखें, ये वाला चाप देखें, तो यहां से ये एक पूरा एक वृत्तखंड है और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। यानी सिंपल, देखो ये आधार है ना यहाँ पे CD, तो ये जो CD है इस पर ये कोण भी बन रहा है और इसी पर ये कोण भी बन रहा है, तो ये बराबर होते हैं। तो ये 70, तो ये भी 70 होगा। अगर ये 70 है तो ये 30 है, तो ये पूरा 100 अंश हो गया। और अगर ये 100 है तो सामने वाला कोण क्या होगा, तो इन दोनों को प्लस करके आता है 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये पूरा 100 है तो 100 में से, तो 180 में से 100 घटाओ, ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 80 अंश। ऐसे इसको करेंगे। अच्छा, इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि दिया है कोण DBC एंड कोण BAC। ठीक है, अच्छा अब चूंकि कोण DAC बराबर है कोण DBC के, है ना, क्यों भाई, मैंने बताया ना आपको कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया कि चूंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए कोण DAC बराबर होगा क्या, DBC क्या है, 70 है। तो ये 70 अंश आ चुका है। अब हमने निकालना है ये पूरा कोण, कोण DAB। इसीलिए कोण DAB क्या होगा, तो देखो DAB है DAC प्लस कोण BAC, यानी 70 प्लस 30, है ना, तो ये तो है 100 अंश। ओके, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण 180 अंश है। हम लिखेंगे चूंकि कोण DAB प्लस कोण ये वाला कोण क्या है, ये BCD लिखा है ना, तो DAB देखो ये कोण प्लस ये कोण क्या है, 180 अंश। हम इसमें लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसीलिए अब देखो DAB तो हमारे पास है 100, BCD हमने ज्ञात करना है, और ये 180 अंश। तो यहां से आ जाएगा कोण BCD क्या है, 180 माइनस 100 माइनस करेंगे तो क्या, 80 अंश आ जाएगा। और एक आंसर हमारा आ चुका है, 80 अंश। ठीक है, अच्छा अब आगे, अब हमने देखो, अब क्वेश्चन में है कि अगर AB बराबर BC, देखो अगर ये और ये बराबर हैं तो हमने याद करना है ECD। ECD क्या है,
ई सी डी ये वाला कोण ज्ञात करना है अब हमने। ओके, तो ये यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हमने ज्ञात करना है अब क्या, ई सी डी। ये कैसे ज्ञात होगा, अब देखो देखो क्योंकि ए बी बराबर बी सी है, देखो ये बराबर है ना, ये यहाँ पर कहा गया है कि ए बी बराबर बी सी है, तो इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये और ये बराबर हैं और किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 अंश होगा, क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये भी बराबर होंगे। दूसरा आपको ये तो पता ही है कि पूरा कोण कितने अंश का है, ये पूरा 80 अंश का है, अभी तो हमने निकाला BCD, तो ये पूरा 80 है, ये 30 है, तो 80 में से 30 हटाओ, ये 50 अंश आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में इसमें AB बराबर BC है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए कोण BAC बराबर हुआ कोण ACB। मतलब ACB बराबर कोण BAC। और हम कारण इसका क्या लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक, तो इसी वजह से ये और ये बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ACB ACB ये 30 अंश हो जाएगा, है ना, क्योंकि BAC तो अपना जो BAC है BAC ये 30 अंश है, इसी वजह से, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है कि ये जो पूरा कोण है, अब चूंकि कोण BCD ये क्या होगा, ये है कोण, ये कोण जो अपना ये कोण है ACB प्लस ये कोण ACD, यहां से कोण ACD आ जाएगा, तो BCD ये पूरा कोण है क्या 80 अंश, ACB यह 30 अंश प्लस ACD, और यहां से ACD आ जाएगा, 30 उधर जाएगा, 80 माइनस 30 यानी 50 अंश। तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में तो पूछा है ना कोण ECD पूछा है, तो हम वही लिखेंगे। अब ECD देखो, ECD कहो या ACD कहो, बात एक ही है, तो ये आ जाएगा 50 अंश और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इस चतुर्भुज के जो चारों शीट्स हैं, चारों कोने ये वृत्त को टच कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त को टच करे तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, अब इसके विकर्ण वृत्त के व्यास है, ये जो विकर्ण आप देख रहे हैं ये वृत्त के व्यास है। देखो व्यास कैसे, क्योंकि केंद्र से होकर जब भी कोई इस तरह से जीवा जाती है तो उसको व्यास कहते हैं, तो ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण व्यास है। तो अगर ये व्यास है तो हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो आयत के लिए क्या है कि अगर हम इसके चारों कोणों को 90 अंश हम सिद्ध करें तो आयत होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण अगर 90 अंश हो तो वह एक आयत होता है, ठीक है। तो हमने इसके चारों कोणों को 90 अंश सिद्ध करना है और वो बड़ा आसान है। कैसे? मैं किसी वृत्त में
ये कोई वृत्त है, ठीक है, और ये इसका व्यास है। तो वृत्त का जो व्यास है ये वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है हमेशा। तो आप चाहे ये आप इसको ऐसे बनाओ, ये 90 अंश होगा, चाहे आप ये बनाओ, ये 90 अंश होगा, चाहे आप ये बनाओ, ये 90 अंश होगा, क्या कहीं भी व्यास जो है, व्यास कोण बनाएगा वृत्त पर। तो जब भी व्यास वृत्त पर कहीं भी कोण बनाएगा तो 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये व्यास है, तो व्यास वृत्त पर कोण बना रहा है ये, तो ये 90 अंश है। इसी तरह से ये व्यास इसमें भी तो कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश है। इसी तरह से अगर मैं इस व्यास की बात करूं तो ये यहां पर कोण बना रहा है, तो ये 90 अंश होगा। और यही व्यास अगर मैं यहां पर देखूं तो ये भी कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश होगा। चारों 90 अंश हो गए तो एक आयत हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं सिद्ध करने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम छोटी सी एक कंसिडरेशन लिखेंगे कि 12 एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहां पे AC और BD इस चतुर्भुज के विकर्ण है और साथ में ही इस वृत्त के व्यास हैं। तो ये हम यहां पर इस तरह से लिख देंगे, ओके। अब हम जानते हैं कि व्यास केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो अब अगर हम कंसीडर करें AC, अब चूंकि AC एक व्यास है, इसीलिए कोण ABC ये 90 अंश है और कोण ADC ये भी 90 अंश है, ठीक है ना। साथ ही चूंकि BD एक व्यास है, इसीलिए अब BD व्यास है तो क्या होगा, BAD 90 अंश का कोण होगा, और BCD यह भी 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। अब चूंकि कोण ABC बराबर कोण, मतलब कोण ये सभी 90 अंश है। कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर कोण BAD बराबर कोण BCD 90 अंश है, अर्थात चारों कोण 90 अंश है। इसीलिए ABCD एक आयत है। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह सॉल्यूशन समझ आया होगा। 8वां प्रश्न है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। देखो, हमारे पास एक समलंब है और ये इस प्रकार से है। देखो, समलंब जो चतुर्भुज होता है किसे कहते हैं, जिसमें विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में समांतर है, ओके। तो ये तो समांतर भुजाएं हो गई और ये असमांतर भुजाएं हैं। तो एक युग्म अगर समांतर हो तो उसको हम कहते हैं समलंब। तो यह एक समलंब है, ठीक। अब यहां पर ये जो असमांतर भुजाएं हैं, ये कहा है कि अगर ये बराबर हो, तो ये दिया है कि ये और ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो हमने सिद्ध करना है कि यह चक्रीय है। देखो, ये है ABCD, दिया है, क्या दिया है, कि ABCD एक समलंब है। समलंब है, समलंब है तो क्या होता है,
अगर समलंब है तो उसमें यहां पर ए बी समांतर है डी सी के, तो अब ये समलंब है। साथ ही ये दिया है कि जो असमांतर भुजाएं हैं ये और ये बराबर हैं, तो ए डी बराबर बी सी ये दिया है। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, या सिंपली हम कहें तो चक्रीय है। ओके, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज कैसे हम सिद्ध करते हैं? ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो अगर हम विपरीत जो कोण है, सम्मुख कोण, उनका योग अगर हम 180 अंश सिद्ध कर दें कि ये प्लस ये 180 है और ये प्लस ये भी 180 है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि यह चक्रीय है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमने ये और ये प्लस करके 180 आना चाहिए, और ये प्लस करके भी 180 अंश आना चाहिए। तो अभी तक आपको समझ आ गया क्वेश्चन? अब सबसे पहले हमेशा की तरह आसान भाषा में ये समझो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे रफली, और फिर हम तब प्रॉपर वे में लिखना शुरू करेंगे। देखो, हमने ये लेकर आने कि इसको और इसको प्लस करके 180 अंश है, और इसको प्लस करके भी 180 अंश आएगा। अब यहां पर पहली बात तो यह है कि क्योंकि ये और ये समांतर है, उससे ये होगा कि ये कोण और ये कोण इसको जब प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा। तो दिस प्लस दिस 180 है, इसी तरह से ये कोण और ये कोण इनको प्लस करेंगे तो 180 अंश आएगा, है ना? इन दोनों को प्लस करके 180 अंश है, और इन दोनों को प्लस करके भी 180 अंश है। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसको कहते हैं इन्हें सह अंतःकोण। तो ये सह अंतःकोण है, ये भी सह अंतःकोण है, तो ये ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इस कोण को और इस कोण को बराबर लेकर आएंगे। ये बराबर है, लेकिन ये हमने सिद्ध भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लंब डालेंगे, यहां पे भी एक लंब डालेंगे। फिर क्या होगा कि ये कोण और देखो ये लंब है, ठीक है? तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम आरएचएस रूल से, है ना भाई? राइट एंगल बराबर है, एच कर्ण हाइपोटेन्यूस बराबर है, और ये जो है खड़ी वाली साइड है तो बराबर है ही, क्योंकि ये और ये दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है, तो जो ये है वही ये है, तो साइड भी बराबर हो गई। तो आरएचएस से हो गए सर्वांग सम। सर्वांग सम जब हो गए एक बार, तो सीपीसीडी से ये और ये हो जाएंगे बराबर। तो यहां पर पहले मैंने क्या कहा था कि ए प्लस डी 180 है, ठीक, सहनता कोण। अब मैंने क्या कहा है कि ये और ये बराबर है। क्यों भाई? ये और ये बराबर है क्योंकि सीपीसीटी अभी मैंने बताया ना, ये सर्वांग सम है त्रिभुज। तो अगर मैं एक जगह पे लिख दूं b, तो क्या हो जाएगा? b प्लस डी हो जाएगा 180, ठीक। और ऐसे ही फिर मैं लिखूंगा यहां पे कि b प्लस सी जो है 180 है, और फिर तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि यहां पर हम इस बात को मेंशन करेंगे कि चूंकि ए बी और सी डी समांतर हैं, इसीलिए कोण ए प्लस कोण डी ये 180 अंश है, क्योंकि सह अंतःकोण, ठीक है ना? सह अंतःकोण इसे कहते हैं। और B और C को प्लस करके भी 180 अंश आएगा, और कारण वही सह अंतःकोण, ठीक है? ऐसा होता है कि अगर समांतर रेखाएं हो
और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो इसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दिस प्लस दिस 180 अंश और ऐसे ही दिस प्लस दिस भी 180 अंश होगा। तो इसलिए इनको प्लस करके 180 अंश है और यहाँ भी 180 अंश है, इन्हें प्लस करके। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लंब डालेंगे हम। तो हमने क्या किया, हमने लंब डाला और इसको हम नाम देते हैं ABCD है EF। ओके, और ध्यान रखना ये लंब जो है ये लंबाई में बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। तो ये जो दूरी है यहाँ पर भी एक जैसी रहेगी। आप यहाँ पे लंब डालो, ये भी दूरी बराबर होगी। ठीक है ना? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम लेते हैं त्रिभुज इन दोनों को। तो त्रिभुज ये AED और त्रिभुज BFC, इनमें तो इनमें क्या है देखो, एक तो 90 अंश है, ये कोण AED बराबर कोण BFC, ये दोनों 90 अंश है। फिर है ये AD बराबर BC है, इक्वेशन में दिया है। और फिर है यहां पे ये ED बराबर FC। अब ये क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक जैसी होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी स्थिर होती है, तो इसीलिए ये और ये दूरी बराबर है। तो देखो ध्यान रखना, हमने सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसीलिए त्रिभुज AED सर्वांग सम है त्रिभुज BFC के। कारण RHS नियम से और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B है और कारण इसका सिंपली CPCT। यहां तक समझ गए? तो हमारे पास अभी तक जो जो चीजें हैं वो है, देखो एक तो ये है और एक ये है। ठीक, तो देखो अब यहां पर देखो, चूंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश है और ये कोण A बराबर कोण B है, तो हम कह सकते हैं A की जगह पे B रख दो, तो B प्लस D बराबर 180 अंश। और वैसे एक युग्म पर्याप्त होता है 180 करना, दूसरे की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो लेके आ जाते हैं। कोण B प्लस कोण C 180 अंश है, ठीक है ना? और A और B तो बराबर है ही, तो A की जगह अब क्या करना है, B की जगह पे A लिख दो। समझ गए ना? B की जगह पे A लिख दिया, तो A और C को प्लस करके 180 आ रहा है, B और D को प्लस करके 180 आ रहा है। तो चूंकि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश है और कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD चक्रीय है। और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आप ये आकृति देख सकते हैं। यहां पे हमने सिद्ध करना है कि कोण ACP यानी ये कोण बराबर है कोण QCD के, QCD इस कोण के। ये कोण और ये कोण हमने बराबर है, ये सिद्ध करना है।
अच्छा, तो मैं आपको सिंपल रफली आसान आसान भाषा में यहाँ पे पहले समझा देता हूँ और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये और ये बराबर हमने सिद्ध करना है, कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे ये तो आप जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर ऐसे काटती हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? ऐसे ही ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। यहां पर अगर आप नोटिस करें इसे और इसे, तो आप पाएंगे कि एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना? ये दो रेखाखंड जो है, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये और ये हुए बराबर, सीधी बात है, ये हुए बराबर। अच्छा, अब आप फोकस करो इस पे, ये जो हमारे पास ये है, ये चाप, ये चाप इस वृत्त पर, ध्यान रखना इस वृत्त पर ये कोण बना रहा है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कोण बना रहा है। लेकिन यही चाप इसी वृत्त पर ये कोण भी तो बना रहा है। तो जब चाप एक जैसा हो, है ना, किसी चाप द्वारा वृत्त पर जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण ये बराबर होगा। इसी प्रकार से यहां पर ये चाप है, तो ये चाप देखो ये कोण बना रहा है और यही चाप ये कोण बना रहा है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो जो ये है वही ये है, ठीक? यानी ये और ये हुए बराबर। क्यों? क्योंकि एक ही चाप पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। ऐसे ही ये और ये भी हुए बराबर, क्योंकि एक ही चाप पर ये कोण बन रहे हैं। लेकिन ये पहले से ही बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या हुआ? ये और ये भी बराबर है, तो इससे क्या होगा कि ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। भाई मान लो कि ये 5 और ये 5 है, ठीक? अब चूंकि ये और ये बराबर है तो ये भी 5 हुआ। अब ये और ये भी बराबर है तो ये 5 हुआ। तो हुआ नहीं ये फिर आपस में बराबर। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि कोण ए बी पी बराबर है कोण ए सी पी। कोण ए बी पी बराबर है कोण ए सी पी। कारण क्या लिखेंगे कि ये एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण हैं और ये बराबर होते हैं। ठीक है, ये कारण मैंने लिख दिया है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बने कोण बराबर होते हैं। और ऐसे ही हम यहां पे लिख सकते हैं कि कोण क्यू सी डी बराबर कोण क्यू बी डी, है ना? या पहले ये लिख दो कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू क्यू सी डी, है ना? ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त पर बने हुए कोण है ये। कारण इसका वही है जो हमने ऊपर लिखा था। अच्छा, अब साथ ही ये कोण और ये कोण बराबर है कोण ए बी पी कोण क्यू बी डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि है शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए अब देखो यहां पे ए बी पी बराबर ए सी पी है, क्यू बी डी बराबर क्यू सी डी है, ठीक? अगर आप इनके बाएं पक्ष को देखो ए बी पी और क्यू बी डी ये आपस में बराबर है ना? ए बी पी क्यू बी डी। तो अगर बाएं पक्ष बराबर हुए तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम यहां पर एक काम करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3 है। और हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी
डी, और यही हमने सिद्ध करना था। ठीक भाई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष बराबर होंगे। इसी तरह से हमने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अब है क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ओके, तो एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। देखो मैं पेन से बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखे, बाकी आपको पेंसिल से बनाना है। तो ये हमने त्रिभुज बनाया ABC। देखो क्वेश्चन में यह है कि इसकी दो भुजाओं को व्यास मानकर हमने वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के लिए केंद्रीय और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो अब ये व्यास है तो इस वृत्त का केंद्र होगा इस व्यास का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और ऐसे चाप खींचेंगे, ऐसे ही इस तरफ। तो ये मध्य बिंदु है। ओके, और इसको केंद्र मानकर इस त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचेंगे। तो ये वृत्त हमने बना दिया है। अब ऐसे ही हमने इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जिसको रख के फिर हम इसका वृत्त बनाएंगे। मध्य बिंदु के लिए आधे से ज्यादा दूरी लेकर ये चाप खींचो। ओके, ये इसका केंद्र आ गया है। तो यहां पर हम ये रखेंगे, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या है, और ये हम ये खींचेंगे। ठीक है, ये वृत्त हमने खींच लिया। तो हमने क्या किया, इसको व्यास मानकर ये वृत्त खींचा और इस भुजा को व्यास मानकर ये वृत्त खींचा। और हमने यह सिद्ध करना है कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त इस त्रिभुज की तीसरी भुजा पर कटते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बिंदु, इस बिंदु को ले लेते हैं P। इस P बिंदु पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं और ये बिंदु इस त्रिभुज की इसी भुजा पर है। तो ये P बिंदु इस भुजा पर है, हमने ये सिद्ध करना है। समझ गए? कैसे करेंगे हम? तो देखो, कहने का ये मतलब है कि हमने ये सिद्ध करना है कि APC एक रेखा है, यानी जो P बिंदु है उस रेखा पर ही है। भाई APC एक रेखा है, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये A है, ये C है, अगर P बिंदु इस ही रेखा पर है तो APC क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी, और ये जो कोण है वो 180 अंश होगा, क्योंकि 180 अंश होता है एक सीधी रेखा। समझ रहे हैं आप? अगर ये P बिंदु कहीं इधर उधर हो गया तो फिर APC, कोण APC 180 अंश नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये सिद्ध करना है कि जो P बिंदु है वो AC रेखा पर है, यानी जो ये त्रिभुज है इसकी एक भुजा पर है। इसके लिए हमने क्या करना है कि जो APC है इस कोण को 180 अंश लेकर आना है। 180 अंश का मतलब होता है सीधी रेखा, कहने का ये मतलब है। तो इसको हमने 180 अंश लेकर आना है कोण APC को, ये हमारा पर्पस है। अब ये कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, P से B को हम मिलाते हैं। ठीक है, P से B को हमने मिलाया। अब यहां पर देखो, एक तो ये कोण है और एक ये कोण है, और ये दोनों कोण 90-90 अंश है। और ये ऐसा क्यों है, इसको सब समझते हैं अच्छे से। पहले इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं, जैसे कि आप एग्जाम में लिखेंगे। तो यहां पे मैंने फिगर को थोड़ा इस तरह से बना दिया है, थोड़ा कलरफुल सा, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखे। बाकी आपको पेंसिल से ही बनाना है इसे। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, जो शुरू में हम लिखते हैं कंसिडरेशन। माना ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं AB और BC को व्यास लेकर दो वृत्त खींचेंगे।
तो ए बी और बी सी को व्यास लेकर हमने दो वृत्त खींचे। ये दोनों वृत्त बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों वृत्त जो हैं एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सिद्ध करना है कि बिंदु पी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा एसी पर स्थित है। ये जो बिंदु पी है ये एसी पर स्थित है, हमने ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये है कि कोण ए पी सी ये 180 अंश है। समझ गए आप? ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये बी से पी को ज्वाइन कर देंगे। तो बी से पी को मिलाने पर, अभी मिलाने पर क्या होगा देखो। अब आप जानते होंगे, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया है, कई बार आपको समझाया है कि कोई जो वृत्त है उसका व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये वृत्त है, ए बी इसका व्यास है, तो ये वृत्त पर यानी जो बिंदु पी है उस पर 90 अंश का कोण बनाएगा, यानी कोण ए पी बी ये है 90 अंश। समझे आप? और कारण क्या लिखेंगे, वही कि वृत्त का व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, व्यास द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण 90 अंश का होता है। ओके, अब आप इस वृत्त पर फोकस करो। तो इसका व्यास BC है और इस वृत्त, ये वृत्त पर जो P बिंदु है ये इस वृत्त पर है, कोण अंतरित करता है 90 अंश का। तो ये कोण होगा, कोण BPC ये 90 अंश होगा। ठीक, और कारण वही है जो कि इसके लिए था। ये आप समझ गए। अब देखो यहां पर APB 90 अंश है और BPC 90 अंश है, इनको प्लस करेंगे हम। तो हमने इन दोनों को प्लस किया, APB BPC 90 प्लस 90 ये हो गया। ठीक है, अब देखो APB और BPC इनको प्लस करके क्या आएगा भाई, इस कोण को प्लस करके क्या आएगा, एकदम सीधा APC। तो कोण APC हो गया है 180 अंश। ठीक है, और 180 अंश का मतलब यह है कि APC एक सीधी रेखा है, और इसका यह मतलब है कि बिंदु P जो कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC पर स्थित है। ठीक है, तो अर्थात बिंदु P दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु जो है ये AC जो कि इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है उस पर स्थित है। ओके, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब हमारे पास है 11वां प्रश्न। यहां पर ध्यान रखना फिगर गिवन नहीं है, पहले हमने फिगर बनाना है, आकृति बनानी है, फिर हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर्ण AC खींचते हैं। तो यह है कर्ण AC। अब इस पर दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं, एक तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। ठीक है, यहां तक समझ गए। हमने सिद्ध करना है कि कोण CAD बराबर है कोण CBD के। तो पहले तो इसको मिलाना होगा हमें इसके। ओके, CAD बराबर CBD, ये हमने सिद्ध करना है। ध्यान रखना ये पहले से ही दिया है कि ये कोण समकोण है, साथ ही तो ये कोण और ये कोण समकोण है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो यहां पर B और D इसको प्लस करके 180 अंश आ रहा है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान रखना, चक्रीय चतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीट्स वृत्त को टच करें। तो यहां पर जो मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों जो कोने हैं, चारों शीट्स ये इस वृत्त को टच कर रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज है। और इस परिस्थिति में हमेशा क्या होगा कि जो आमने सामने के कोण हैं इनका योग 180 अंश होगा। तो दिस प्लस दिस 180 अंश, ऐसे ही दिस प्लस दिस 180 अंश। ठीक है, तो दोनों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही अब विपरीत कोणों का एक युग्म जो है उसी को अगर उसका योग अगर हम 180 अंश हमने सिद्ध कर दिया तो इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे कि कोण B प्लस कोण D, या फिर इसको पूरा नाम दे दो कि कोण ABC प्लस कोण
ADC, ये क्या है? 90 अंश प्लस 90 अंश यानी 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यानी ये जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त जाएगा। अब वो वृत्त हम कैसे बनाएंगे? तो वो हम एक काम करेंगे, इसका पहले मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे हम। मध्य बिंदु मैंने बताया था ना आपको पिछले क्वेश्चन में भी, मध्य बिंदु कैसे ज्ञात होता है कि ये हम लेंगे प्रकार, आधे ज्यादा दूरी लेंगे, चाप खींचेंगे इस तरह से, है ना। फिर यहां से भी ऐसे करेंगे हम, चाप खींचेंगे और इनको मिलाते हुए यहां पर मध्य बिंदु आ जाएगा। तो ये इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा और फिर इसको हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे। ये यहां तक सब क्लियर है, समझ आ गया? अब बहुत आसान है अब ये सिद्ध करना। तो अब यहां पर हम ये मेंशन करेंगे जो हमने यहां पर किया है। ओके, तो अब यहां पर ये लिखा है। सबसे पहली बात तो ये है, आप ये सोच रहे होंगे कि इसको हमने केंद्र कैसे मान लिया। देखो, AC इसका व्यास है। मुझे कैसे पता AC व्यास है? क्योंकि ये 90 अंश है और व्यास वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो क्योंकि 90 अंश है तो मैं कह सकता हूं कि AC व्यास है। व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है? वृत्त का केंद्र। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि क्योंकि कोण ABC 90 अंश है, इसलिए AC एक व्यास है। व्यास का मध्य बिंदु O है जो वृत्त का केंद्र होगा। इसे केंद्र मानकर और AO को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे जो हमने खींच लिया है। ठीक है, और अब यहां पर देखो, ये एक वृत्तखंड है, यानी देखो एक ये जीवा है, ठीक है, इसको आधार मान लो। इस जीवा पर ये कोण बन रहा है CAD और इसी जीवा पर ये कोण भी बन रहा है CBD, है ना। तो कहने का यह मतलब है कि एक ही वृत्तखंड पर ये कोण बने हैं और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि CAD और CBD एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं और चूंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि कोण CAD और कोण CBD एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं और चूंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, इसीलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कोण CAD बराबर कोण CBD, और यही हमने सिद्ध करना है। ओके, और अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। देखो, यहां पर लिखा है एक चक्रीय, दूसरा समांतर और तीसरा आयत। इनकी आप पहले तो विशेषता समझिए, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोण उनका योग 180 अंश अगर हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसको ABCD नाम दे देते हैं। तो अगर इसके आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग 180 अंश है, जैसे यहां पर कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश और कोण A प्लस कोण C, तो हम इसको कहेंगे कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ओके, और ये आपस में समांतर होती हैं, साथ में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक, आयत में क्या होता है? आयत में चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज दोनों के गुण आपस में मिलाने हैं और फिर ये लेकर आना है। तो वही लिखा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जो चक्रीय भी हो और समांतर भी हो, वह एक आयत होता है। हमने ये सिद्ध करना है। अब आपको समझ आ गया बेसिक? ओके, अब एक फिगर बनाते हैं। तो एक इस तरह का हमने फिगर बना दिया है। एक देखो, अक्सर क्या होता है कि जो चीज हमने सिद्ध करके लानी होती है वो आकृति बनाते हैं। तो हमने आयत सिद्ध करना है, तो इसलिए आकृति आयत की बनाएंगे। ये अलग बात है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि आयत है, ये हमने सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमें पता है कि नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, उससे क्या होगा कि कोण A
प्लस कोण सी ये 180 अंश, और कोण बी प्लस कोण डी 180 अंश। ठीक है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब इसके बाद अब इस पे आ जाओ, साथ ही चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उससे क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C और साथ ही कोण B बराबर कोण D। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इनको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। अब समीकरण 1 और 3 को देखो, तो समीकरण 1 और 3 से यहां पर देखो, आप बात को समझिए, ठीक है। यहां पे कोण A प्लस कोण C ये है 180 अंश, ठीक। लेकिन कोण A बराबर कोण C है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि कोण A बराबर कोण C है, तो मैंने C की जगह पे A लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे 2 एंगल A आ जाएगा 180 अंश, और एंगल A क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 90 अंश। ठीक, तो ये 90 अंश आ चुका है। अब चूंकि कोण A बराबर कोण C है, तो इसीलिए कोण C भी 90 अंश होगा, क्योंकि A 90 अंश है तो C भी 90 अंश होगा। अब बात करते हैं इसकी और इसकी, समीकरण 2 और 4 से। समीकरण 2 कहती है कि कोण B प्लस कोण D 180 अंश है। समीकरण 4 के अनुसार कोण B बराबर कोण D है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कोण D की जगह पे हम B लिख देंगे, ठीक है। तो बल्कि यहां पर लिखते हैं, इसीलिए कोण B प्लस, इसकी जगह पे भी B लिख देते हैं। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कोण B बराबर है कोण D। तो ट्वाइस एंगल B हो जाएगा 180 डिग्रीज, और एंगल B आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 90 अंश आ जाएगा। और चूंकि B और D बराबर हैं, इसीलिए जो D है ये भी 90 अंश होगा। तो अब यहां पर देखो, चूंकि कोण A बराबर कोण B, कहां गया B, ये बराबर कोण C बराबर कोण D, ये चारों 90 अंश हैं, इसलिए ABCD एक आयत है। और यही हमने सिद्ध करना था। तो बहुत सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।